सो आज एक ऐसी क्लास जिसका रिलेशन क्लास 9th और 10th दोनों के साथ है, या यूं कहें कि 11 12 से भी है, पूरी केमिस्ट्री से है। बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, कुछ बच्चे 10th के हमेशा पूछते हैं सर मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बैलेंस कैसे करूँ। तो बैलेंस करने से पहले उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ ये NaCl लिखा है तो क्या ये कोई कंपाउंड है भी कि नहीं है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि ये कोई कंपाउंड है कि नहीं है, तब तक आप इसको किसी भी चीज से, सपोज मान लीजिए कि आपने इसको रिएक्ट कराना ऑक्सीजन से, आपको पहले पता होना चाहिए कि ये कौन सी तरह का कंपाउंड है, क्या इस कंपाउंड का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा या नहीं। अगर आपको इसका नेचर नहीं पता, आप इससे रिएक्ट करोगे तो आप पूरे टाइम सर पीटते रह जाओगे, आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। रीजन क्या है कि आप उन दो लोगों को लड़ाने जा रहे हैं जिन दो लोगों का एक दूसरे से कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसी लड़ाइयाँ बहुत देर तक नहीं होती। यानी कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन करने जाएं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये हमारा जो रिएक्शन XYZ जो भी हमारा रिएक्शन है, ये हो सकता है कि नहीं। जैसे सपोज मान लीजिए आपके सामने में एक रिएक्शन सपोज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे इसका रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, अगर आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप देखते कहेंगे ये तो सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। अभी ध्यान से समझिएगा इस चीज को। इसको पढ़ोगे तो कहोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखिएगा, यानी ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है ना। दोनों कंपाउंड हैं और दोनों कंपाउंड में एक बात कॉमन है कि जिनसे ये मिल के कंपाउंड बने, उन दोनों का प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है। यानी कि ये क्लोराइड सोडियम से मिलकर बना और ये हाइड्रोक्साइड सोडियम से मिलकर बना। इस तरह की रिएक्शन आपके सामने आ गई। अमूमन अगर आपको इस तरह के रिएक्शंस के विषय में आइडिया नहीं है तो आप बैठ जाओगे इसको सॉल्व करने में। कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा। अलग अलग लोग अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें लिखेंगे। लेकिन जानते हो इसका रिजल्ट क्या है? बताऊं? लिखना होगा आपको नो रिएक्शन। क्या लिखना होगा? नो रिएक्शन। लेकिन मैंने क्या कहा कि अलग अलग बच्चे लग जाएंगे। जैसे हमने 3 इडियट्स मूवी देखी थी, एक सीन में आमिर खान साहब क्या करते हैं कि वो एक बोल देते हैं कि यहाँ पे कहाँ लिखा है प्री राजुलाइजेशन, और सब लोग किताब लेकर के खोजने लगते हैं उसमें। बाद में वो आता है तो कहता है इस नाम को ऐसे लिखता है, ऐसे ये लिखता है। कहता है ये तो मेरे दोस्त फरहान और राजू का नाम, ऐसे करता है वो। लेकिन लोगों ने क्या समझा कि ये कोई केमिस्ट्री का टर्म है और बुक में खोजने लगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही आप रिएक्शन देखते हैं, आप में हड़बड़ी होती है इसको बैलेंस करने की। लेकिन पहले ये तो देख लो कि वो दोनों चीजें एक दूसरे से रिएक्ट कर रही है कि नहीं। जब तक रिएक्शन ही नहीं होगा तो बैलेंसिंग कहां से होगी। आई बात? मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई? सब समझ गए? मतलब जिन दो लोगों का कोई मेल जोल ही नहीं है, मतलब मेरा आपसे कोई लेना देना ही नहीं, आप भी अमीर हम भी अमीर, अभी आपके सामने कोई कह दिया कि ये ऐसे करो बेटा, इसको ऐसे लिख लो, बोला कि बेटा Na ना 2Na से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आप लग गए, आपके दिमाग में घुस गया रही है कुछ ना कुछ तो जरूर बनेगा। अगर टीचर ने लिखा है तो कोई ना कोई इसका आंसर होगा। दिस इज द थिंग जो आप हमेशा गलत करते हैं कि पहले आप इसको समझो कि ये क्या है। तो मेटल है, ये क्या है? मेटल। मेटल से क्यों कंपाउंड बनाने लगा भाई? ऐसी स्थिति में कुछ चीजें हो सकती हैं जो इसमें ऐड करके, अब आप कहेंगे कुछ मेटल्स ऐड होते हैं, उसमें कुछ नॉन मेटल्स को मिला करके एलॉय बनाया जाता है, जिसे हम लोग सेमी मेटल्स कहते हैं ना। लेकिन उसमें भी एक बात कॉमन है, कुछ नॉन मेटल्स और मेटल मिल के बनते हैं। 3-4 मेटल रहेंगे तो एक आध नॉन मेटल भी उसमें इंसर्ट किया जाएगा ताकि वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर सके। इसमें तो कोई बॉन्डिंग ही नहीं होगी, क्योंकि देखिए सिंपल सा फंडा है केमिकल रिएक्शन का। सिंपल सा फंडा है, बॉन्डिंग मीन्स रिलेशनशिप। बॉन्डिंग मीन्स रिलेशनशिप and relationship means give and take. give and take. किसी भी रिश्ते में ये प्राइमरी फॉर्मूला है, दो और लो।
हमें माता पिता ने शिक्षा दिया, बदले में हमने बुढ़ापा में उनका सेवा किया। आपने बच्चे को जन्म दिया, उम्मीद की कि ये हमारा सेवा करेगा। प्रत्येक लोग, जितने लोग इस दुनिया में किसी से कोई रिलेशन बनाते हैं, हर बार उनका एक कॉमन फंडा होता है, वो होता है, और जिसमें ये नहीं होगा तो उसमें ये भी नहीं होगा, और जिसमें ये नहीं होगा उसमें बैलेंसिंग भी नहीं। कितने बच्चों को ये याद रहेगा मेरी बात? सबको याद रहेगा। जो कंपाउंड है ही नहीं उसको हम किसी से टकराने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब अल्टीमेटली हमारा लॉजिक फेल हो जाएगा। क्लियर है? इसके लिए अब हमारा अगला गोल होना चाहिए ये समझने का कि हम कैसे ये समझें कि वास्तविकता में हम आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को डिफरेंशिएट करें। देखिए फंडा बड़ा सिंपल है, फंडा बहुत सिंपल। आपको जब आयनिक बॉन्ड की बात की जाती है तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ आयंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब लोग बोलिए, बिना आयंस के आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगा, नाम नहीं है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां पे कोई भी चीज किसी को दे रहा हो तो बदले में उसको उतना ही मिल रहा, देगा भी लेगा भी। अब इसका एग्जांपल आपको बताते हैं। अगर हम लिखें कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो कार्बन लिखते ही टेट्रा का मतलब हो गया 4। आपको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चौराहे खुले हैं, तो इधर से भी क्लोरीन, इधर से भी क्लोरीन, इधर से भी क्लोरीन और इधर से भी क्लोरीन। क्लोरीन उसको चारों ओर से आके पैक कर लिया। क्या किया? क्या किया? अब ये चारों ओर से घिर गया, लेकिन कार्बन क्या था? नॉन मेटल। क्लोरीन क्या था? नॉन मेटल। लेकिन क्लोरीन को कितनी की जरूरत थी? 1 इलेक्ट्रॉन की। एक क्लोरीन इधर से आया, लेकिन कार्बन का किया ऐसे नहीं काम होगा, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। देखो हम चारों को देंगे तो चारों हमको भी देना, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है कितना? 6। नील बोर की थ्योरी के हिसाब से इसके दूसरे सेल में आता है 4। किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए यहाँ चाहिए कम से कम 8, तो इसको 4 चाहिए। तो ये किसी ऐसी चीज से ही कंपाउंड बनाएगा जो इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे, और ये बदले में उसको 4 इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। समझ में आ गया? अब अगर मैं आपके सामने लिखूं, यहाँ पे अगला आपका लिखूं, अगर ये नाम को हटा करके अगर मैं यहाँ लिख दूं, अगर मैं यहाँ लिखूं कार्बन हाइड्रोजन, या यूं कहिए, इसको भी छोड़िए, मैं अगर लिखूं मीथेन, क्या लिखूं? तो मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चों CH4। एक बार फिर आपको समझ में आना चाहिए कि 4 हाइड्रोजन कार्बन से जोड़ेंगे और वो खुद को स्टेबल महसूस करेंगे। कैसे? अब वो देखिए। म्यूचुअल शेयरिंग देखिए कैसे। CH4 CCl4 देख पा रहे हैं? अब ध्यान से देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ क्लोरीन 4। हर बार जब कार्बन अपने साथ किसी भी चीज को कंपाउंड की शक्ल दे रहा है, अपने साथ जोड़ रहा है, तो हमेशा वो कितने एटम्स मांग रहा है उनसे? 4। कितने मांग रहा है? 4। कितने? 4। क्योंकि वो 4 जब वो ले लेगा तो कार्बन खुद को स्टेबल महसूस करेगा और साथ ही साथ दूसरे को देने के लायक भी रहेगा। केमिस्ट्री में सोने वाले बच्चे। अब इस पे पिक्चर कहानी बता देंगे। अभी अगर मैं बोलूँ कि लाल सिंह चड्ढा वर्सेस रक्षाबंधन, इस पे अगर मैं कुछ बताऊं तो सबके लिए टूट जाएगा, हाँ छैया अमीरो, शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक नॉर्मल सी चीज़ है जो इसको कर करके आप उनको अपने घर में नाचने गाने के लिए बुला सकते हैं। सत्य यह है, अच्छे से पढ़े लिखे हैं तो आप IAS बन सकते हैं। पर आपको पता होगा कि जितने फिल्म एक्टर हैं, हर साल मुंबई में एक पुलिस महोत्सव होता है जिसमें जाते हैं, फ्री में नाचते हैं, और उनकी औकात नहीं है कि वो मना करें, क्योंकि पुलिस कानून है। और आपको पता होगा कि कानून हमारे देश में संविधान में सबसे ऊपर माना गया है। सही है ना? लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है। आप ऐसा बन सकते हो कि आप सलमान को, शाहरुख को, किसी को नचा सकते हो, और ना चाहते हो नाचेंगे, जय बार बोलोगे तय बार नाचेंगे।
सिर्फ इस कलम से। ये कलम पूरी दुनिया को नचा सकता है। आई बात समझ में? अगर अभी अपने शहर के कोर्ट में केस कर दिया जाए जिसमें जज ये ऑर्डर दे दे कि शाहरुख को संडे को यहाँ हाजिर होना है, तो शाहरुख हाजिर होंगे। उनकी औकात नहीं है कि मना कर, उनको आना ही आना है। आई बात समझ में? तो बेहतर है कि अगर आपको ये लगता है कि आप ग्लैमर में जा सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ के ग्लैमर के रास्ते को चुनिए। टिकटॉक सेंसेशन बनिए, यूट्यूब सेंसेशन बनिए, फेसबुक रील्स बनाइए, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बनाइए। और अगर आपको लगता है कि आप ये सब नहीं कर सकते, आप बीच बिछुआ हैं, तो मुझे लगता है आपको पढ़ाई का रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपको नेम और फेम दोनों मिलता है। जैसे कि आप अलग पांडे सर को देख सकते हैं, आज उनके पास नेम है फेम है। खान सर को देख सकते हैं, नेम है फेम है। बेसिकली वो जैसा भी पढ़ा है, अच्छा या बुरा, वो बात की बात है, लेकिन नेम फेम तो है ना उनके पास। तो उन्होंने पढ़ाई से वो सब कुछ हासिल किया, जिसके लिए कितने लोग रेलवे की पटरी पे जाके नाचते हैं। सही कि गलत? क्या खान सर नाचते हैं किसी के आगे? गाना गाते हैं, फालतू की बात करते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी उनकी फेम और उनका यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बेस आप देखते हो। तो शिक्षा वो चीज़ है जो आपको दुनिया की हर चीज़ दिला सकता है। दुनिया की कोई भी चीज़ आपको शिक्षा नहीं दिलवा सकती, लेकिन शिक्षा आपको दुनिया की हर एक चीज़ दिलवा सकती है। इसलिए पढ़ते वक्त सोए नहीं, बहुत तकलीफ होती है, बहुत एनर्जी से पढ़ा है, गर्मी भी बहुत होती है। देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, हर बार की तरह कार्बन क्या था? टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब समझ लो, वैलेंट का मतलब होती है उसकी वैलेंसी, वैलेंट का मतलब या कुल मिलाकर के कहें वैलेंट खाली जगह उनको कितने रिक्वायरमेंट है, तो ये वैलेंट का मतलब उनकी वैलेंसी से समझ लो आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ लो। तो जाहिर सी बात है कि इसकी कितनी वैलेंसी है? 4। कितनी है? 4। तो ये कैसी बॉन्डिंग बनाएगा? टेट्रावैलेंट, चारों से खाली है। तो ये क्या चाहेगा कि मुझे कोई ऐसा चीज मिले, कोई ऐसा सामान, कोई ऐसी वस्तु मिले जो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, बदले में मैं भी उसको दे दूं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन फिर आना चाहिए, हाँ अच्छा, कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो उसको दे दिया, वो उसको दे दिया, जब दोनों ने एक दूसरे को 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचा क्या? एक रिश्ता। क्या बचा? रिश्ता। आप हमको कुछ दे दिए, हम आपको कुछ दे दिए। जब हम दोनों ने एक दूसरे को दे दिया तब दोनों में क्या हो गया? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का एक नाम क्या बताया मैंने? बॉन्ड। क्या बताया? बॉन्ड। तो इस प्रकार से बॉन्डिंग करने के लिए हमें लेना और देना पड़ता है। अब फर्क नहीं पड़ता है कि हम अमीर से ले रहे हैं या गरीब से। अगर ले रहे हैं, अगर हम अपने स्टेटस वाले से ले रहे हैं और उसको भी ज़रूरत है और हमें भी ज़रूरत है और मजबूरी में हम दोनों का मिलान हुआ, तो इस तरह के जो भी चीज़ें होती हैं उसमें कैसा उसको लड़के जैसे छू रहे हो, अरे आप भी कर क्या उसको छू रहा है आता था। तो कहने का मतलब है कि तब से जो पढ़ा रहे हो उसका ऐसे कर ये हाथ अलग रखे, हाँ पैर देखो अलग। ये यार लाइव हूँ, कोई दिक्कत हो जाएगी एडिट करना। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन को जो हाइड्रोजन मिला तो दोनों के दोनों को उधार की जिंदगी की आदत थी। तो दोनों इसलिए मिले कि यार भाई देख ना यार 10 रुपये का काम था, तो आपने बोला कि ठीक है देख मेरे पास 5 रुपया, तेरे पास कितना है? बोला मेरे पास भी 5 है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले तेरा काम कर लेते हैं फिर मेरा काम हो जाएगा। तो दोनों गरीब मिले। दूसरी तरफ आपको एक ऐसा आदमी मिला जिसके पास 15 रुपये थे। उसके पास कितना था? 15 रुपया था। अब वो बोला कि यार तुमको कितना चाहिए? बोला यार 5 रुपये। बोला हमको भी काम 10 का ही है, अगर चलो अगर हम इस 15 से अगर इसको 5 दे दें तो मेरे पास तो तब भी वो बच रहा है तो मुझे लेना था। ध्यान समझिएगा। तो उस एलिमेंट ने सोचा इसको 5 देने से मेरा कुछ भी टेढ़ा बराबर। ऐसी स्थिति में इस चीज को इस तरह के रिलेशनशिप जब इनसे बनाई जाती है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्योंकि ये पहले से प्लस में था, इसके पास बहुत सारा पैसा था। बहुत सारा पैसा होने की वजह से इसने बोला कि थोड़ा सा इसको दे देता हूँ, इसका भी काम चल जाता है। यानी क्लियर है, जब रिलेशनशिप एक बड़े और एक छोटे का होगा, एक ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ लेने के लिए बना है वो नॉन मेटल है। फिर समझाएं, एक ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ मांगने के लिए बना है उसे हम नॉन मेटल कहते हैं।
इसीलिए क्लास 8 की उस किताब में मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला लाइन लिखा था, दे आर पॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, मतलब उनका नेचर ही है कि वो हमेशा प्लस रहेंगे, वो देंगे ही देंगे। एंड नॉन मेटल्स के लिए लिखा था दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, यानी ये क्लियर है कि जब एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव चीज किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज को अगर कुछ देगा तो इस रिलेशनशिप को हम लोग कहेंगे आयनिक बॉन्ड। याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा, कोई दिक्कत? अब आ जाइए कोवेलेंट बॉन्ड। इस कोवेलेंट बॉन्ड को आप आसान मत समझिए, इसमें भी दर दर प्रकार के भिखारी हैं। कोई एक है, अब देखो इसको ऐसे समझो, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, अभी सबको समझ में आ रहा है ना? किसी कोई इश्यू नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? जरा फ्रैंकली बताइए, कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी किसी भी क्वेश्चन पे आप हाथ लगा सकते हैं। 9th के 10th के मैं लाइव आपके सामने हूं, और जो व्यूअर्स वीडियो के जरिए आपके दोस्त भविष्य में आज कल कभी भी देखेंगे तो उनके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है, क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं अभी आपके सामने इतने सारे बच्चों में किसी को किसी भी प्रश्न में अगर डाउट हो तो बिल्कुल ऐसे पूछे। ये मत समझो कि यहाँ पर कोई कैमरा है तो हमें फॉल्स एक्टिंग करनी है, या हमें दिखाना कि हम बहुत अच्छे हैं, या आपको दिखाना कि हम नहीं, हमको आता है या नहीं। नॉर्मल रहिए। फिल्म देखा है ना, फिल्म देखते वक्त आपको ऐसा लगता है कि वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं, आपको ऐसा लगता है कि वो एकदम वही हैं ही। थोड़ी देर के लिए आप फिल्म में जिस हीरो को जिस रोल में देखते हो आप उनको वही मान बैठते हैं, हाँ या ना? तो ये कैमरा है, ये अपना काम कर रहा है, ये मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, मेरे अंदर की आत्मा को रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अंदर से मैं वही हूँ, ये सिर्फ बाहर को रिकॉर्ड कर रहा है। कुल मिला करके अब आपको हम बता रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स क्या हैं। पहले ये समझो, कोई भी एलिमेंट को हम लोग क्या मान सकते हैं कि हम उसकी वैलेंसी को उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे काउंट करते हैं। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, इनकी नेमिंग, मतलब इनकी हम नामकरण की बात करते हैं। चलो, अगर मान लो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसी चीज है जिसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे दो वो स्टेबल हो जाए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए उसको? एक। ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं बच्चों मोनोवैलेंट। क्या कहेंगे? मोनोवैलेंट। सब लोग बोलो मोनोवैलेंट। किसी एलिमेंट की अगर रिक्वायरमेंट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ क्या कहेंगे? मोनोवैलेंट। क्या कहेंगे? मोनोवैलेंट। क्या कहेंगे? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट। जाहिर सी बात है, अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको कहेंगे ट्राईवैलेंट। क्या कहेंगे? ट्राईवैलेंट। कुल्फी बेचने वाला जो घंटी बजा रहा है इसको पहले दौड़ा के मारो तो बता दो कि यहाँ बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं, हैजा हो जाएगा उसका कुल्फी से, गंदा पानी से बना। इसमें कुछ लोगों ने माना था यार देखो गरीब आदमी को मारने के लिए करे, नहीं गरीब आदमी को मारने के लिए नहीं करे, फूहर आदमी को मारने के लिए करे। गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन बिना हाथ धोए टॉयलेट करके उसी हाथ से फुल्की का मसाला सामना ये गुनाह, क्योंकि वो अपने गरीब तो है ही। आप जब सदर में जाएंगे तो आप अपना बिल देते देते आप उससे भी बड़े गरीब हो जाएंगे। अगली बार आप कहेंगे कि भैया चोखा सानी ड्यूटी मुझे दे दो। कुल मिलाकर के ये समझिए, सफाई से इंसान की मेरी गरीबी चेक होती है। कभी भी आप किसी को कहेंगे यार बड़ा फटियाल था, मक्खी भिनक रही थी, उसके घर में खाने में मक्खी थी, ये थी वो थी, मतलब गरीबी की एक परिभाषा में गंदगी अपने आप आ जाती है। गंदगी एक पर्याय है गरीबी की। जो लोग बढ़िया है लाइजॉल मुंह में डाल रहे हैं, हार्पिक मुंह में डाल के ब्रश मार ले रहे हैं, अमीर आदमी कुछ भी कर सकता है, हार्पिक पी भी सकता है, गरीब आदमी तो पेस्ट करेगा ना। ठीक इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा बच्चों? ट्राईवैलेंट। अब जरा एक एक चीज है, यानी कि हाइड्रोजन क्या है? मोनोवैलेंट, क्योंकि हाइड्रोजन को एक चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? हाइड्रोजन कितना चाहिए होता है? एक। ऑक्सीजन को कितना? आराम से ऑक्सीजन को कितना चाहिए? कितना चाहिए होता है? 2। कितना चाहिए होता है? हमने इसको हमेशा O2 लिखा है। ये डाइवैलेंट होता है, इसको समझो कैसे। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर है 8। नील बोर की थ्योरी के हिसाब से फर्स्ट सेल में 2, दूसरे में 6, यानी कि इसको 8 बनने के लिए कितने रिक्वायर है? 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए इसको? तो ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट। 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 क्लियर? ऑक्सीजन क्या है? डाइवैलेंट है। क्या है? डाइवैलेंट। क्या है? डाइवैलेंट। अरे रोमियो के मजार पर मरे हुए आशिक इधर देख, एक शब्द नहीं बोल रहे।
ठीक, अब देखिए इसी प्रकार से अगर कोई एलिमेंट की रिक्वायरमेंट अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स की है, कितने की है, तो उसको अगर आप देखेंगे वहां पर तो आप सीधे तौर पे उसको बोलेंगे कि इसको 3 चाहिए। जैसे कि देखिए नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन का 7 है, क्लियर है। तो जब हम इसको नील बोर के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो ये 5 हो जाता है। तो 5 को 8 बनने के लिए कितना चाहिए, 3, यानी कि नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड पाए जाएंगे, 3। सही है, यानी कि एक नाइट्रोजन अगर दूसरे नाइट्रोजन से अगर जुड़ करके अगर कुछ बना रहा है तो उसको एक दूसरे से कितना शेयरिंग करना पड़ेगा, 3। इसी प्रकार से हम आ जाते हैं 4, यानी कि टेट्रावैलेंट, जो अब तक मैं आपके सामने लगातार रट रहा था। टेट्रावैलेंट का मतलब हो गया जिसको 4 वैलेंसी की जरूरत हो। बेस्ट एग्जांपल कार्बन, तो कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये ट्राइवैलेंट था। ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्डेड हो जाएगा। उसी प्रकार से हाइड्रोजन है तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, समझ गए। और ये 4 बॉन्ड। इस प्रकार से अब कहेंगे कि सर इसके आगे अगर होगा तो क्या होगा, तो इसका जवाब होगा कुछ नहीं होगा। जैसे अगर कोई आपका बड़ा एलिमेंट है, 5 के बाद अगर वो 6 हो गया तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो 7 हो गया तो उसको रिक्वायरमेंट 1 की है, तो वापस ये आंकड़ा फिर मोनोवैलेंट में ही पहुंच जाएगा। यानी रिसीविंग में भी हर हालत में उसको 8 तक ही पहुंचाना। मेरी बात समझे कि नहीं आप लोग, मैं समझाता हूं, नहीं समझेंगे आप, मैं समझा। देखो बच्चों, अब यहाँ मान लो कि आपको मैं एक तरफ, यहाँ मान लीजिए अगर आपके सामने है, मैं एक तरफ लिख दूं ये सोडियम, क्या लिखा मैंने, सोडियम, और एक तरफ मैं लिख दूं क्लोरीन, क्या लिखूं, क्लोरीन। ठीक है, अब मैंने बोला कि दोनों को बता कौन कौन सा वैलेंट, तो सोडियम का आपने 11 निकाला, तो आपने बोला कि सर 2, 8, 1, सर ये तो मोनोवैलेंट है। क्या है, मोनोवैलेंट, क्या है, मोनोवैलेंट। क्लोरीन का हमने निकाला, क्लोरीन का 17 था, 2, 8, 7, सर ये क्या है, मोनोवैलेंट। क्या है, मोनोवैलेंट, क्योंकि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय एनी एलिमेंट टू मेक इटसेल्फ स्टेबल इज नोन एज मोनोवैलेंट, इज नोन एज इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग ऑक्टेट। यानी कि ऑक्टेट रूल, अर्थात एक किसी भी एलिमेंट का एक नियम होता है कि उसको अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन देना ही देना है। इस 8 इलेक्ट्रॉन को वो देने के लिए या लेने के लिए जिन हथकंडों को अपनाए वो बात की बात है। कुल मिलाकर के जितनी उसकी वैलेंसी बची रहती है उसी से हम लोग इसकी नोमेनक्लेचर करते हैं। ये समझ गया आप? कोई दिक्कत किसी को, याद रहेगा? तो अब आपके सामने अगला प्रश्न ये आता है कि आप ये बताइए, तो आप जान गए मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट। अब आपसे मैं ये कहूं, यहां देखिए, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि बच्चों ये तय है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार का हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब कहेंगे 4 बॉन्डेड, इम्पॉसिबल, नहीं होगा, 4 की बॉन्डिंग नहीं होगी। क्लियर है? तो इसमें आप कोवैलेंट बॉन्ड में जब आपसे पूछा जाएगा तो कहेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड जिनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लेन देन की होती है, लेन देन की होती है, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों को एक एक चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। बेस्ट एग्जांपल इज मीथेन। क्या एग्जांपल है, मीथेन। मीथेन देखो बच्चों, इसमें कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 होता है, 1, 2, 3, 4, सिंगल बॉन्ड है और दोनों कोवैलेंट है, जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे से लेंगे। अब इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके ड्रॉ कर दिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, 4, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, इधर भी एक हाइड्रोजन है तो कितना बचेगा उसके पास, इधर कोई हाइड्रोजन आएगा तो उसके पास कितना बचेगा,
ऊपर में कोई अगर हाइड्रोजन आएगा तो उसके पास कितना बचेगा? तो ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया। क्लास 10th में इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कार्बन कंपाउंड चैप्टर में। और क्लास 9th आपको भी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप मेकिंग फॉर्मूलाज वाली बात करेंगे तो आपको बॉन्डिंग पता होनी चाहिए कि कैसे ये कंपाउंड बना। भी आपने एक वर्ड पढ़ा आयनिक कंपाउंड, तो कैसे बनेगा उसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा। ये किस तरह की बॉन्डिंग हो गई? कोवेलेंट। कोवेलेंट क्यों हुई? इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, तो दोनों ने एक दूसरे को दिया और लिया, तो ये किस तरह का बॉन्ड हो गया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आ जाओ डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। बताओ बेस्ट एग्जांपल देखो, आप आ जाओ डबल बॉन्ड पे। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने आ जाए ब्यूटेनोन, यानी कि ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, भी आपको पढ़ना है। इसमें देखो लास्ट में ONE1 जुड़ा हुआ है। अब ब्यूट का मतलब 4 होता है, तो कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 कार्बन हुआ, दिख रहा है सबको। अब देखो क्या होगा, इसमें डबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होगा। क्या होगा? सॉरी यहाँ पे नहीं ड्रॉ करेंगे इसको, इसको यहाँ नहीं ड्रॉ करेंगे, यहाँ बीचों बीच ले लो, इसके ले लो। अब देखो अगर आप हाइड्रोजन इसमें ड्रॉ करोगे 1 2 3 4 5 6, अब देखिए C4H6 डबल बॉन्ड O, फॉर्मूला आ गया C4H6 डबल बॉन्ड O। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि कार्बन भी नॉन मेटल और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, और दोनों के बीच में ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? उसको कितना चाहिए था? 2, तो उसने कार्बन से कितने बॉन्ड छीने? 2, क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्डेड था, तो 2 बॉन्ड ये अकेला ले लिया। आई बात समझ में आपको? डबल बॉन्ड वाली बात समझ में आई? ये डबल बॉन्ड हो गया। इसी प्रकार से इसको और सरल भाषा से अगर समझाया जाए तो ये कहा जा सकता है आपको कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। उसका तरीका ये है, आप देखिए। अब आप क्या करेंगे? कुछ ऐसे फॉर्मूलाज को जानेंगे जिन फॉर्मूलाज को आपको जानना बेहद 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 जरूरी है, जो कि क्लास 9 से आया था। वो फॉर्मूला था नील बोर का। किसका? नील बोर से पूछा गया था कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका कोई फॉर्मूला है क्या? तो उन्होंने बोला था हाँ है। क्या बोला था उन्होंने? 2n²। क्या बताया था? क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पर अगर ये सेंटर ऑफ द एटम है तो इसके अराउंड में ऑर्बिट्स होंगे, जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंटिन्यूअसली मूव करेंगे। तो मेरे इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई चीज़ कंटिन्यूअसली मूव करते रहे और एक टाइम के बाद वो मूव करते थके नहीं और वो रुके नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? कोई चीज़ अगर कंटिन्यूअस मोशन में एक टाइम के बाद वो थकेगी और गिर जाएगी, फिर आखिर ये कौन सी चीज़ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन गिरेगा कहाँ गिरेगा? सेंटर में, क्योंकि सारी चीजें इसी से बंधी है। और सेंटर में जब इलेक्ट्रॉन गया क्या होगा? स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय। क्या हो जाएगा? तो क्यों नहीं होता है? इस प्रश्न का जवाब आप अगली वीडियोस में और कल की क्लास में आप पाएंगे। याद रहेगा ये क्वेश्चन? बड़ा बेहतर। आगे देखिए, तो अब कुछ इसकी बेसिक चीजें, अभी रोकने की जरूरत नहीं है, चलते रहेंगे, इसका जवाब आप पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि 2n² के जरिए हम ये पता कर लेंगे कि किस ऑर्बिट में कितना है। यहाँ पे ये देखिए, अगर सेंटर है तो ये क्या है? n = क्या है? ये 1 है। n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये n = क्या है? 2 है। ये n = क्या है? 3 है। इसी तरह से जितनी ऑर्बिट, अरे जितना बड़ा एलिमेंट उतना ज्यादा उसमें ऑर्बिट होगा। सिंपल सा फंडा है। किसी का एटॉमिक नंबर 100 है तो ऑर्बिट ज्यादा ही होंगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। अब मान लो ये हाइड्रोजन है, खत्म कहानी इसका। क्या रहेगा? इसका प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है। उसी के सामने में अगर आपके बगल में आपका जिंक आ गया, जिंक का 30 है, लो लपेटो इसको, 1 2 3 4। भाई बड़ा आदमी है, धंधा फैला रखा है, सिपाही चारों ओर लगे हुए हैं, ये भंगी आदमी है, इसके पास कुछ था ही नहीं खोने के लिए, पाने के लिए पूरी दुनिया थी, तो काहे का ऑर्बिट बनाने से रहा? नहीं ना। तो जितना बड़ा एलिमेंट होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे, और उनका कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये इस फॉर्मूला से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। n = 1, 2n² पे इसको पुट कर दो, 2 × 1 का स्क्वायर, यानी किसी भी एलिमेंट की स्टार्टिंग पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स हो।
और हाइड्रोजन के पास कितना था बच्चों? 1। तो पूरी जिंदगी इसको किसकी जरूरत रहेगी? 1 की। किसकी जरूरत रहेगी? इसीलिए हम हमेशा हाइड्रोजन को ये ध्यान दिया होगा इस बात को आपने, इसीलिए क्योंकि उसको एक ही जरूरत है, वो परमानेंट अपना कंपाउंड बना चलता है, कोवेलेंट कंपाउंड। बात समझ गए? कोवेलेंट बॉन्डिंग के बगैर हाइड्रोजन हमको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जो H है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना यार, वो मर जाएगा, वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। मिनिमम उसको इनर्ट स्टेट में जाने के लिए भी 2 चाहिए। देखिए होंगे आप, ये हमेशा ऐसी चीजों से जुड़ता है। आपने इसको हमेशा इस रूप में देखा कि नहीं देखा? हाइड्रोजन नाइट्राइड। आप जब भी इसको देखोगे, ये रूप इसका, ये रूप इसका दिखेगा ही दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है, ये बिना उस तरह से दिख नहीं सकता है। क्लियर है ना? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड तकरीबन 10-20 नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों ऐसे जितने भी आपके सामने केमिकल रिएक्शंस या इस तरह की फॉर्मूलाज आएंगी, उसमें आप ये ध्यान देने वाली बात को हमेशा याद रखिएगा कि पहले हमें ये चेक कर लेना है कि वो चीज़ एग्जैक्टली है कि नहीं है। जैसे अगर आपको कह दिया कि देखो, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एल्युमिनियम सल्फेट, क्या लिखा हुआ है? एल्युमिनियम सल्फेट। अब ये बताओ बच्चों, एल्युमिनियम का नेचर जब तक आपको नहीं पता होगा, आप सल्फेट उसका बना पाओगे नहीं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13 है। ठीक है ना? है ना? यस सर। 283। तो इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा हम लोग Al3 लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते? Al3O4 भी पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है? AlCl3 भी पढ़ा होगा आपने। हर हालत में 3 जरूर देखा होगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या है? 3। अब सल्फेट को हम लोग क्या कहते हैं? SO4। क्या कहेंगे बच्चों? SO4 का चार्ज होता है -1। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? तो क्लास 9 के अकॉर्डिंग Al और इधर SO4 लिख दो। Al के नीचे 3 लिख दो, इसके नीचे -1 लिख दो। फॉर्मूला क्या बनेगा? AlSO4। सही है? AlSO4 का ट्वाइस, AlSO4 का ट्वाइस, सॉरी ट्वाइस, सॉरी यार, इसका उल्टा हो गया, ट्वाइस। इसका -2 है, -1 नहीं -2 है, और इसका 3 है, तो दोनों को अल्टरनेट कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा? Al2 और SO4 का ट्वाइस। समझे? अब क्या होगा कि जैसे यहां पर अगर हम ये एल्युमिनियम लिखते हैं, एल्युमिनियम के नीचे अगर हम ये लिखते हैं और SO4 के नीचे अगर हम 2 लिखते हैं, तो कंपाउंड बनाते कैसे? जैसे आपका फॉर्मूला कि हम लोग आयनिक कंपाउंड, Al क्या है? 3+ है ना? और ये क्या है? -2 है। ये तो क्लियर है कि दोनों के बीच में अगर कोई कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा? आयनिक कंपाउंड। क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ आयंस करेंगे, तो एक्सचेंज करने का मतलब ये इधर जाएगा और ये, तो क्या हो जाएगा? Al2SO4 का, समझ में आ गया? समझ में आया? इस प्रकार से आप तकरीबन 20 से 25 ऐसे कंपाउंड्स को बनाएंगे जो मतलब आयनिक हो, और उनको आप करके लाएंगे, और कल की क्लास में हम आगे आपको फिर से बताएंगे। तब तक लेते हैं।